हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में, इन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाया जाता है। इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। गाइज, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और इस चैप्टर की 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 से जानने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, इतना और मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र। कौन सी क्लास है मेरे भाई? 5वीं क्लास है। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे ही क्वेश्चन छपते हैं भैया डायरेक्ट आपके एग्जाम में। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर बी है वर्षण, ऑप्शन नंबर सी है प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी है अंडकोश की थैली। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 24/10/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नहीं पता है तो बोर्ड पर देख लीजिए। देखिए भैया, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो लोकेशन होती है वो होती है पेल्विक कैविटी। देखो, हमारे सीने में जो खाली जगह होती है उसे थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। पेट में जो खाली जगह होती है वो होती है भैया एब्डोमिनल कैविटी। और पेट के नीचे में एक कैविटी और होती है जिसे कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। तो इसी थोरेसिक कैविटी में भैया हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसमें चाहे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लीजिए या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लीजिए। हमारे शरीर से बाहर एक संरचना दिखाई देती है आपको थैलीनुमा। तो मैं लिख देता हूं कि शरीर के बाहर थैलीनुमा एक संरचना उपस्थित होती है। ध्यान से समझना मेरी बातों को। आपके शरीर के बाहर पेल्विक कैविटी में, श्रोणि भाग में। कहाँ पे भैया? पेल्विक कैविटी। ये पेल्विक कैविटी कहाँ होती है? पहले मैं लिख देता हूं, इसे हिंदी में कहा जाता है श्रोणि गुहा। जहां पर आपका पेट वाला भाग समाप्त होता है वहां से स्टार्ट होती है पेल्विक कैविटी, श्रोणि गुहा। तो श्रोणि गुहा में दोनों पैरों के बीच में पेनिस के जस्ट नीचे की तरफ आपको एक थैलीनुमा संरचना दिखाई देती है भैया शरीर के बाहर। उस थैलीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? वर्षण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षण कोश कहा जाता है। स्क्रोटम कहा जाता है या फिर स्क्रोटल सेक कहा जाता है, या स्क्रोटल सेक कहा जाता है। ध्यान से समझना मेरी बातों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। और इसी वर्षण कोश में क्या होता है? वर्षण उपस्थित होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है भैया, वर्षण होता है। और इसी ही वर्षण में भैया शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मैं आपको बता दूं, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहले मैं लिख देता हूं, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हमारे शरीर का जो तापमान होता है, आपके शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। उससे 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। तो हमारे शरीर के बाहर होता है ये वर्षण कोश, इसी में एक जोड़ी। कितने? एक जोड़ी, यानी कि संख्या में कितने हो गए?
संख्या में हो गए मेरे भाई 2। क्या होते हैं? वर्षण उपस्थित होते हैं, टेस्टिस उपस्थित होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। शायद लंबाई मैं एक बार देख लेता हूँ, कन्फर्म कर लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, मैंने ऊपर लिख दिया। चौड़ाई जो होती है इनकी, जो डाउट था, चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और इनकी जो लंबाई होती है भैया वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है भैया। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो टेस्टिस होते हैं ये एक जोड़ी होते हैं इसी वर्षण कोश में। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ये जो टेस्टिस होता है इसका तापमान, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इससे कहीं ना कहीं 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है और इसी तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्राणुओं का निर्माण किस तापमान पर होता है, तो लगभग में 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है भैया। लगभग क्यों बताया है मैंने? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके शरीर से आपका जो शरीर होता है उस शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से लेकर के, मैं कह दूं कि 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर भैया इन शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो लगभग में आप कह सकते हो 34.5 या फिर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है वर्षण में। डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका भैया वर्षण कोश। ये क्या है? वर्षण कोश है। ये स्क्रोटम है या फिर स्क्रोटल सेक भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक जोड़ी क्या है, ये एक जोड़ी भैया टेस्टिस है। टेस्टिस है, वर्षण है। और इसी ही वर्षण में किसका निर्माण होता है भैया? इसी वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये एक जोड़ी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं भैया, एक ये वाला और एक ये वाला। इनका तापमान कितना होता है? तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है, यानी कि लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान होता है। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और हाँ, इसकी जो क्लासें मिलेगी आपको वो मिलेगी जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में। ये जो प्लेलिस्ट में है यहाँ पर, जिस जगह पर मैं प्लेलिस्ट में सेव कर रहा हूँ इन क्लासों को, वो आपको जन शताब्दी एक्सप्रेस में बैच में मिलेगी भैया। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का। यह वह बैच है जिसमें मैं आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए हैं सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन में आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ भैया। 8-9 चैप्टर समाप्त होने वाले हैं, लगभग वो जूलॉजी समाप्त होने वाली है। मेरा मतलब ये है जूलॉजी के 1-2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद में एक तो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर बचा है और एक बचा है भाई साहब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर। उसके बाद में ये जूलॉजी समाप्त हो जाएगी, फिर बोटनी बची है, फिर बोटनी में आपको करवा दूंगा। तो अगर इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना भैया। 8-9 चैप्टर हो गए, 100 से अधिक क्लासें हो चुकी है। प्रत्येक क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ठीक इसी तरीके से मैंने प्रत्येक क्वेश्चन करवाया है आपको। प्रत्येक क्वेश्चन में एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है और उसको कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है पर उसका मतलब ये नहीं है कि जानकारी नहीं है, जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है और इतनी जानकारी है कि आपको जीत दिला सकती है। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो अब आपको समझ में आ गया शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है, वर्षण में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षण। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 24/10/2018 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चले भैया। ओके, बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है भैया।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना। ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में 24/10/2018 को पूछा गया है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पुरुषों में वर्षण कोष शरीर से बाहर क्यों होते हैं। अभी मैंने वर्षण कोष के बारे में चर्चा की थी, जिसे स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक भी कहा जाता है, की थी ना भैया। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी है पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण। बताइए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 26 में ही मैं आपको बताकर आया हूं इस क्वेश्चन का आंसर। वहां पर मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि शरीर के बाहर वर्षण कोष उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? वर्षण कोष। और इस वर्षण कोष में वर्षण होता है भैया, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे लगभग 2 डिग्री से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर, यानी कि लगभग 34.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी कि हमारे शरीर से लगभग 2 डिग्री से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी के कारण ये वर्षण कोष होता है, ये हमारे शरीर से बाहर होता है, ताकि शुक्राणुओं का निर्माण इन वर्षण में हो सके। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मेरे भाई, ध्यान से अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुरुषों में वर्षण कोष शरीर से बाहर क्यों होते हैं। पुरुषों में जो वर्षण कोष होता है वो शरीर से बाहर क्यों होते हैं? इसलिए होता है क्योंकि वर्षण कोष में टेस्टिस होता है, वर्षण होता है, वर्षण में स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हमारे शरीर के तापमान से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए ये वर्षण कोष हमारे शरीर से बाहर होता है। ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका। पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, इस क्वेश्चन में भी बताया। मैं आपसे फिर कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चैप्टर पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। चले भैया। ओके, देखिए भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 15/10/2018 को। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, ऑप्शन नंबर सी कहता है 3, ऑप्शन नंबर डी कहता है 4। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अरे बताओ भैया, पढ़ा है आपने? नाम चेंज होने से क्या होता है? बात तो एक ही है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है भैया, कमेंट बॉक्स में बताओ। आप पढ़ते नहीं हो यार, क्वेश्चन का आंसर देते ही नहीं हो बिल्कुल भी। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप तो करो। आज के लिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। मैं क्वेश्चन नंबर 29 करवाता हूँ आपको। चले भैया आगे। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो आगे आने वाले कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट। इसलिए ध्यान से पढ़ लेना भैया जो जानकारी देने वाला हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वर्षण से निकलती है और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अधिवर्षण, ऑप्शन नंबर बी है शुक्रवाहक, ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी है वर्षण जालिका। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 23/10/2018 को। तो सबसे पहले मैं इनका इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ। अधिवर्षण को कहा जाता है एपिडाइडमिस, शुक्रवाहक को कहा जाता है वास डेफरेंस, मूत्रवाहिकाओं को कहा जाता है वास एफरेंशिया, और वर्षण जालिका को कहा जाता है रेटेटेस्टिस। ये सहायक अंग होते हैं भैया, जो शुक्राणुओं को
जो शुक्राणुओं को रास्ता बनाते हैं, जो शुक्राणुओं के लिए रास्ता बनाते हैं, ये सभी ध्यान से समझना। डायग्राम की सहायता से समझाने वाला हूं, अच्छे से आपको समझ में जाएगा। एक एक चीज को ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? ये है भैया आपका स्क्रोटम, यानी कि वर्षण कोश। और इस वर्षण कोश में क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय होता है। अंडाशय होता है क्या? नहीं भैया, टेस्टिस होता है, वर्षण होता है। और इस वर्षण में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये शरीर से बाहर लटकी हुई ये संरचना होती है, जिसमें क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो हमारे जो शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में। और टेस्टिस एक जोड़ी होता है, 1 और 2 संख्या में 2 होते हैं। ये वर्षण कोश में यानी कि स्क्रोटम स्क्रोटल सेक में उपस्थित होते हैं। यहाँ तक की कहानी किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो चाहिए। ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि अगर एक भी चीज मिस हो गई तो फिर गए आप। ठीक है, इसमें भैया इस तरीके से कुछ कक्ष होते हैं। मैं बनाने को तो यहाँ पर 3 कक्ष बना रहा हूं, लेकिन इन कक्ष की संख्या होती है एक टेस्टिस में, एक वर्षण में 250। ये क्या है? ये कक्ष है भैया, ये कक्ष है। इसे कहा जाता है वर्षण पालिका। और प्रत्येक वर्षण में 250 होते हैं भैया, यानी कि 250 और 250 500 होते हैं दोनों में। 250 इसमें हो गए, 250 इसमें हो गए। नाम क्या है? वर्षण पालिका। और इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहा जाता है भैया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 250 होती है। इतनी बात क्लियर है? प्रत्येक वर्षण पालिका में, यानी कि प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ऐसे 2 से 3 की संख्या में क्या होती है भैया? ऐसे नली होती है भैया, ऐसे ट्यूब होती है। प्रत्येक वर्षण पालिका में, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 203 की संख्या में क्या होती है? इस तरीके से नली होती है, ट्यूब्स होती है भैया। और इन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है? इन ट्यूब्स को कहा जाता है मेरे भाई सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। हिंदी में कहा जाता है शुक्रजनन नलिका। और इन शुक्रजनन नलिकाओं में भी 3 प्रकार की कोशिका होती है। पहली होती है सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल। दूसरी होती है भैया स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, इसे जर्म सेल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जर्म सेल भी कहा जाता है। ठीक है। और तीसरी होती है लेडिंग सेल। अब भैया मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाकर आ गया। जब मैंने आपको मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाया था, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, नर प्रजनन तंत्र पढ़ाया था, वहां पर मैंने अच्छे से पढ़ाया। सर्टोली कोशिका क्या करती है भैया? स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल क्या करती है, या लेडिंग सेल क्या करती है, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताए थे। एक बार मैं आपको फिर दोबारा रिविजन करवा देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। स्पर्मेटोगोनिया ये जो जर्म सेल होती है वो शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करती है, वो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है या जो जर्म सेल है, इसे पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण करती है, तो इसे पोषण प्रदान करने का काम करती है सर्टोली कोशिका। और जो लेडिंग सेल है ये हार्मोन का निर्माण करती है। और मेल हार्मोन को क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल हार्मोन है जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ करता है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, वैसे मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर में जाकर पढ़ लेना भैया, नहीं तो मैं आपको पर्सनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाकर भी देख लेना। इन तीनों का कार्य समझ में आ गया? ओके। फिर यहाँ पर एक जालनुमा संरचना होती है भैया, यहाँ पर इस तरीके से एक जालनुमा संरचना होती है। इस जालनुमा संरचना को कहा जाता है वर्षण जालिका। क्या कहा जाता है? वर्षण जालिका, जिसे कहा जाता है रेटेटेस्टिस।
क्या कहा जाता है, रेटे टेस्टिस कहा जाता है। फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से भैया छोटी छोटी सी नलिकाएं लगी हुई होती है। ये छोटी छोटी नलिकाएं क्या करती है, पहले ये बता देता हूँ। यहाँ पर छोटी छोटी नलिकाएं लगी हुई होती है जिन्हें कहा जाता है वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया कहा जाता है हिंदी में। वास एफ्रेंशिया को क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिकाएं कहा जाता है। फिर इसके ऊपर एक इस तरीके से संरचना होती है भैया, जिसे कहा जाता है, इसको तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, जिसे कहा जाता है एपिडाइडमिस। अधिवर्षण कहा जाता है। अधिवर्षण में शुक्राणु स्टोर होते हैं। अब इनका कार्य समझ लीजिए आप, फिर अच्छे समझ। मैंने कहा कि ये जो प्रत्येक वर्षण पालिका में 2 से 3 क्या होती है, 2 से 3 की संख्या में होती है भैया सेमीफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनन नलिका। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया जो जर्म सेल होती है वो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए स्पर्मेटोगोनिया सेल को सर्टोली कोशिका पोषण उपलब्ध कराती है, और लीडिंग सेल है वो हार्मोन का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब इन शुक्रजनन नलिकाओं में, इन सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणुओं का निर्माण हो चुका है। तो शुक्राणुओं को ये जो जालनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जालनुमा संरचना शुक्राणुओं को कहाँ तक पहुंचाती है भैया, वास एफ्रेंशिया तक पहुंचाती है। वास एफ्रेंशिया क्या करता है, ये जालीनुमा जो संरचना होती है इनसे भैया ये वास एफ्रेंशिया एपिडाइडमिस अधिवर्षण तक पहुंचाता है। किसको, शुक्राणुओं को। और मैं आपको बता दूं, इसी एपिडाइडमिस में, इसी अधिवर्षण में शुक्राणु इकट्ठा होते हैं भैया। इसमें क्या होते हैं, इसमें शुक्राणु इकट्ठा होते हैं। फिर यहाँ से एक नली और लगी हुई होती है भैया, इस तरीके से एक, जो शरीर के अंदर जाती है। ये जितनी भी आपने संरचना देखी है शरीर के बाहर होती है, ये जितनी भी आपने संरचना देखी है वो शरीर के बाहर होती है। अब यहाँ से एक ट्यूब, एक नली लगी हुई होती है भैया इस वर्षण से। ये पूरी संरचना किसकी है, वर्षण की है। और वर्षण में सहायक अंग है जो शुक्राणुओं को ऊपर क्यों ले जा रहे हैं, अधिवर्षण तक। अधिवर्षण से फिर भैया एक संरचना, एक ट्यूब, एक नली, एक ऊपर के शरीर के अंदर की ओर जाती है भैया, जिसे कहा जाता है वास डेफरेंस। जिसे कहा जाता है वास डेफरेंस, इसे कहा जाता है शुक्रवाहक। तो ये शुक्रवाहक क्या करता है भैया, एपिडाइडमिस से शुक्राणुओं को शरीर के अंदर ले जाता है भैया, शरीर के अंदर ले जाता है भैया, कहाँ ले जाता है, शरीर के अंदर ले जाता है। और कहाँ पे ले जाता है, मूत्र मार्ग वाला भाग होता है शरीर के अंदर, उस यूरेथ्रा वाले भाग में, उस मूत्र मार्ग में ये जाकर के खुलती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत भैया याद रखना, इसी रास्ते से होता हुआ शुक्राणु जाता है, और वो यूरेथ्रा वाला भाग होता है उसी से ही बाहर निकलता है। मैं आपको बता दूं, यूरेथ्रा जो मूत्र मार्ग वाला भाग होता है वो एक उबनिष्ठ मार्ग है, जिससे यूरिन भी शरीर से बाहर निकलता है और शुक्राणु भी शरीर से बाहर निकलते हैं। शुक्राणु सीमन में होते हुए जाते हैं। सीमन जो होता है इसे वीर्य कहा जाता है, उसमें भैया शुक्राणु जाते हैं, उसकी सहायता से शुक्राणु शरीर से बाहर निकलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उस वाहिनी का नाम बताओ जो पुरुष के वर्षण से निकलती है और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है। तो भैया ये तो वर्षण की कहानी है, तो ये जो वाहिनी है भैया, ये वाली, इस वाहिनी को कहा जाता है वास डेफरेंस शुक्रवाहक, जो शुक्राणुओं को शरीर से अंदर ले जाती है भैया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास डेफरेंस शुक्रवाहक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 23/10/2018 को। आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने पहले पढ़ रखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो भैया फिर आपको नुकसान होगा। इसको मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था भाई, टेस्टिस की संरचना बनाई, उसके ऊपर एपिडाइडमिस अधिवर्षण बनाया और उसके ऊपर ये वास डेफरेंस लगा देता और आपको बता देता कि भैया शुक्रवाहक ये वह नली है जो शुक्राणुओं को टेस्टिस से शरीर के अंदर तक पहुंचाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी में दी हुई है भैया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बोलो समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आपसे और भी क्वेश्चन पूछे गए, इसी शुक्रवाहक से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं पहले आपको वो क्वेश्चन करवा देता हूँ जो आपसे इस शुक्रवाहक से, इस वास डेफरेंस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब में यही पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, इन सभी एग्जामों में पूछे गए। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि भैया वह कौन सी नली है या वह कौन सी वाहिनी है, वह कौन सी ट्यूब है जो वर्षण से शुक्राणुओं को शरीर के अंदर तक लेकर के जाती है या फिर मूत्र मार्ग तक लेकर के जाती है। बात तो एक ही है दोनों ही।
तो वो कौन सी है? वास्ट डिफरेंस है, शुक्रवाहक है। तो भैया वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना आप, तो याद कर लो भैया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि किसके द्वारा शुक्राणु जो होते हैं वो वर्षण से बाहर आते हैं? किसके द्वारा आते हैं भैया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शुक्रवाहक, ऑप्शन नंबर बी है अंडवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी है मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर डी है मूत्रवाहिनी। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 27/11/2018 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अरे भैया मैंने आपसे अभी अभी कहा है, ये क्या है? ये है टेस्टिस, ये है वर्षण, ठीक है। और वर्षण के जस्ट ऊपर क्या होता है भैया? एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं भैया, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं भैया अधिवर्षण, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिवर्षण कहते हैं। और याद रखना, इस अधिवर्षण में जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु स्टोर होते हैं भैया, शुक्राणु स्टोर होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं इसमें? अधिवर्षण में स्टोर होते हैं। यहाँ से भैया एक ट्यूब इससे निकली हुई रहती है और ये शरीर के अंदर शुक्राणुओं को लेकर के जाती है। इस ट्यूब को कहा जाता है वास डेफरेंस। शुक्रवाहक एक वास एफरेंसिया और होती है, जिसे शुक्रवाहिकाएं कहते हैं, वो चीज अलग है। इससे होकर के भैया शुक्राणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसके द्वारा शुक्राणु वर्षण से बाहर आते हैं? तो इसी वास्ट डिफरेंस के द्वारा भैया, शुक्रवाहक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 27/11/2018 को। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं भैया। थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग करवा देता हूँ बीच में, जो अधिवर्षण से संबंधित है। उसके बाद में सेम यही क्वेश्चन दोबारा वापस करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि जो शुक्राणु होते हैं वो अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? बताओ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शुक्रवाहिका में, ऑप्शन नंबर बी है अधिवर्षण में, ऑप्शन नंबर सी है मूत्राशय में, और ऑप्शन नंबर डी है भैया वर्षण जालिका में। भैया एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में लाइन दी गई है वही आपसे आपके एग्जाम में पूछी गई है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में सारी चीजें दी हुई है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया? मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो वर्षण होता है ये क्या है? ये वर्षण है, ये टेस्टिस है। इसमें क्या होता है? इसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसके जस्ट ऊपर एक संरचना लगी हुई होती है जिसे क्या कहा जाता है? एपिडाइडमिस, अधिवर्षण। और इस अधिवर्षण में मैंने आपसे कहा था कि शुक्राणु क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा गया था, यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुक्राणु होते हैं वो अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? अरे मेरे भाई एपिडाइडमिस में, अधिवर्षण में रखे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी बता दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 12/12/2018। अच्छा क्वेश्चन है। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे कहा जाता है। जो चीजें लिखवा रहा हूं ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, यह एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है।
यह एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है और इस यूरेथ्रा वाले भाग से मूत्र, जिसे यूरिन कहा जाता है, वो यूरिन भी बाहर निकलता है, और सीमन, जिसे वीर्य कहा जाता है, वीर्य भी बाहर निकलता है। और इस वीर्य में ही भैया स्पर्म होते हैं, इतना मैं आपको बता दूं। तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु का बाहर जाने का रास्ता कौन सा है और यूरिन का बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? दोनों का एक ही है, वो है यूरेथ्रा, जिसे कहते हैं मूत्र मार्ग। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको बताया था कि जो शुक्र वाहिका है, वास जो डेफरेंस है, वो वास डेफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है। जो वास डेफरेंस है वो मूत्राशय से आने वाले एक सामान्य मार्ग का, मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर, यानी कि जो मूत्राशय क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से भैया अब जो रास्ता आ रहा है, कहने का मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो मूत्राशय होता है, उससे आने वाली जो ट्यूब होती है उसके साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे एक ट्यूब आती है, उस ट्यूब के साथ जुड़ जाता है कौन? ये वास डेफरेंस। कौन? ये वास डेफरेंस, ये शुक्र वाहिका, और उभयनिष्ठ मार्ग बना लेती है। और उस उभयनिष्ठ मार्ग को क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा किस किस से मिलकर के बना होता है? ये किसको किसमें जोड़ता है? यानी कि जो शुक्र वाहक है, जो शुक्र वाहिका या शुक्र वाहक, से वास डेफरेंस कहते हैं, वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस किसको लेकर के आ रही है? शुक्राणुओं को। शुक्राणुओं को कहाँ से लेकर के आती है? ये वर्षण से लेकर के आती है भैया। दूसरा, एक ट्यूब और आती है भैया, जो यूरिनरी ब्लैडर से, यानी कि आपका जो मूत्राशय होता है, उस मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है, तो उससे एक जो ट्यूब आ रही है उस ट्यूब से जुड़ती है, और दोनों फिर एक उभयनिष्ठ मार्ग बनाते हैं। इस उभयनिष्ठ मार्ग को क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। कितनी बात क्लियर है? टेस्टिस वर्षण से शुक्राणुओं को वास डेफरेंस शुक्र वाहिका लेकर के आ रही होती है, जो एक ट्यूब में जाकर के जुड़ जाती है, और वो ट्यूब होती है भैया यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। और वो ट्यूब जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर से भी आती है, मूत्राशय से भी लेकर के आती है। इस मूत्राशय में यूरिन इकट्ठा होता है, इसमें यूरिन क्या होता है? यूरिन इकट्ठा होता है भैया। आपका यूरिन, आपका जो मूत्र होता है वो इकट्ठा होता है, और वो किस रास्ते से बाहर जाता है? तो जो ट्यूब जुड़ी हुई होती है इस यूरिनरी ब्लैडर से, उसी रास्ते से बाहर जाता है, उस रास्ते को कहा जाता है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ये एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है जिससे मूत्र और भैया स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये सीसन के बिल्कुल बीचों बीच होकर निकली हुई रहती है भैया ये यूरेथ्रा, ये मूत्र मार्ग। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर बी। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 12/12/2018 को। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं भैया। आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, लगभग 30 मिनट से ऊपर की क्लास हो चुकी है, 35 मिनट की क्लास हो चुकी है। आज कम क्वेश्चन कर लेते, क्यों और करवाए आपको? बोलो। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कर लेंगे भैया। कल समाप्त हो जाएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन करा देंगे। और कहने का मतलब 2 क्लास के बाद में जो आगे आने वाली 3 क्लासें हैं भैया, अभी तक इसकी 5 क्लास और बाकी इस चैप्टर की, तो आगे आने वाली 2 क्लासों के बाद में जो मैं आपको लास्ट एंड फाइनल 3 क्लासें करवाऊंगा, वो 3 क्लासें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली बार जो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट, वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ पिछले 3 क्वेश्चनों में। लेकिन वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे थोड़े अलग क्वेश्चन है। वो गर्भपात से, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है उनसे, या प्रोटेक्शन से, इन सभी चीज़ों से ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़े लैंग्वेज ये कहने का मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कठिन है। जब आप उन्हें पढ़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा घुमा फिरा कर वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लास्ट के 3 क्लासों में उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर इससे पहले की 4 क्लासें नहीं देखी इस चैप्टर की तो जा करके देख लेना। 25 क्वेश्चन करवाए हैं पिछली 4 क्लासों में, लेकिन भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से बताई है हमने।
हम मेहनत करते हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी क्वेश्चन करवाया है सभी क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में हल करवाया है। चैप्टर को जाकर के पढ़ लीजिए, चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी के तौर पर पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है भैया। और जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच की अगर आपने क्लासें नहीं ली है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि उस बैच में भैया 100 से ज़्यादा क्लासें हो चुकी है, इतना मैं आपको बता दूं। और इतना और बता दूं कि भैया जितने भी चैप्टर करवाए उन चैप्टरों से जितने भी क्वेश्चन आपसे ले लो, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपीटेक्स, आरआर, जेईएमआरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बायोलॉजी के, वो सभी क्वेश्चन करवाए। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में समझाएं, जाकर के देख लीजिए। एक बार आप क्लास ले लेना भैया, जिंदगी भर, कहने का मतलब बायोलॉजी को तो भूल जाना। और ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है भैया। ठीक है। और मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिए भैया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।